Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Do like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. मॉडल का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ वोल्टस मॉडल P इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई, ठीक है, इनटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के ई, ठीक है। जहां पर P क्या होता है, मार्केट वैल्यू पर शेयर होता है, ठीक है, मतलब कॉमन स्टॉक का मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, ये होता है हमारा P। D क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। E होता है हमारा अर्निंग पर शेयर, R होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और के हमारा कैपिटलाइजेशन रेट। सो सुपर नोट क्या है कि भाई स्टूडेंट मस्ट नोट दैट अर्निंग रेफर टू प्रॉफिट, है ना, आपको जो प्रॉफिट दिया रहेगा वही अर्निंग है, ठीक है। और ईपीएस हमारा कैसा निकलता है, ईपीएस हमारा कैसा निकलता है, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ वोल्टर्स मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जैसे डिविडेंड पर शेयर आपको निकालना है और इन केस अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर इनटू पे आउट रेशियो कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तो टोटल अर्निंग बाई नंबर ऑफ शेयर से, और डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो टोटल डिविडेंड बाई नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। और अगर रिटेंशन रेशियो निकालना होगा तो, और पे आउट रेशियो आपको दिया है तो 1 माइनस पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज है इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सेम होता है, मतलब आर की जगह अगर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है ना, तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम है, तो आप उसको आर मान सकते हैं, ओके। तो ये हमारा था पहला रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड में सबसे पहला जो थ्योरी था, जो मॉडल था, वो था वोल्टर्स मॉडल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गॉर्डन्स मॉडल। तो गॉर्डन्स मॉडल भी सेम उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया है, किसका, स्टॉक प्राइसेस का और डिविडेंड पॉलिसी का, ठीक है, रिलेशनशिप दिखाया है। इसमें भी हमें आर और के का रिलेशनशिप देखना है। तो गॉर्डन्स मॉडल में सीधा उनका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। E क्या है हमारा, अर्निंग पर शेयर। के क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये है हमारा के। R क्या है, ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। B क्या है, रिटेंशन रेशियो है, या फिर परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेंशन, मतलब 1 माइनस पे आउट रेशियो जो हमने निकाला था, तो ये B है। 1 माइनस B क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो B, अगर BR निकालना है तो B इंटू आर कर दो ना, मतलब रिटेंशन रेशियो इनटू ग्रोथ रेट। तो ये हमारा गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला है, यू कैन नोट दैट, ओके। तो ये हमारा खत्म हुआ रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड ई रेलेवेंस का। डिविडेंड ई रेलेवेंस में हम लोगों ने दो चीज देखी थी ना, एक हमारा था मोदी-गिलानी अप्रोच, मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच, MM अप्रोच, और एक हमारा था मार्जिनल एनालिसिस एंड रेजिडुअल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिविडेंड ई रेलेवेंस में मोदी-गिलानी यानी MM अप्रोच। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइसेस और वैल्यूएशन ऑफ फर्म। The theory coins that the earning capacity is the reason for increase or decrease in the valuation. ये थ्योरी ये मानती है कि डिविडेंड पॉलिसी होने नहीं होने से, डिविडेंड पॉलिसी के होने या नहीं होने से फर्म का वैल्यूएशन या फर्म के शेयर प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि जितना आपके फर्म का अर्निंग कैपेसिटी है उतना ही आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने वैल्यूएशन में, ठीक है। मतलब आपके कमाने का औकात देखा जाता है कि आपके कमाने का औकात कितना है, अर्निंग कैपेसिटी कितना है। जितना आपका अर्निंग कैपेसिटी होगा वही रीजन है आपके इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यूएशन में, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है, अर्निंग पावर ऑफ फर्म्स एसेट और इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। आप कहां किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वहां से कितना रिटर्न मिल रहा है, ये होता है अर्निंग कैपेसिटी। या आपके पास कौन कौन सा एसेट है जिसका वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म उससे भी बढ़ता है, तो ये होता है आपका अर्निंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, इससे मतलब कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है कि आपका डिविडेंड पॉलिसी स्ट्रक्चर कैसा है आपका कंपनी का, ठीक है। हियर इज द फॉर्मूला इज P0 इज इक्वल टू 1 प्लस के इंटू D1 प्लस P1। इसको हम लोग बोल सकते हैं D1 प्लस P1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस के। अच्छा, P0 क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, ओके। P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके। R क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेट फॉर फर्म इन दैट रिस्क क्लास
assumed constant throughout. कैपिटलाइजेशन रेट, देखो हम लोगों ने बोला था ना कैपिटलाइजेशन रेट वहां के ही है, तो हम यहाँ पे के ही मान लेते हैं, आर की जगह यहाँ हम के ही मान लेते हैं, ठीक है। बट ऐसे तो यहाँ पे होता है D1 प्लस P1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस आर, लेकिन ठीक है फॉर इंस्टेंस हम लोगों के लिए अच्छा हो जाए, क्योंकि हम लोग कब से शुरू से जब से डिविडेंड पॉलिसी स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग आर के ही को हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अचानक से आर को कैपिटलाइजेशन रेट बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा फॉर्मूला में इधर उधर किया है। सो यहाँ पे के क्या है, कैपिटलाइजेशन रेट है ना, फॉर द फर्म। ओके, D1 क्या है, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम, ठीक है, मतलब करंट प्राइस। और P1 क्या, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एज पर शेयर एट टाइम 1, ठीक है। P1 क्या है, P0 है हमारा करंट प्राइस का, P1 क्या है हमारा नेक्स्ट ईयर का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको मिलेगा, ये है, ठीक है। ओके, अच्छा ये चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और उसमें अगर मान लो ये मेंशन होता है कि डिविडेंड नहीं डिक्लेयर है या डिविडेंड पेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डी होगा यहाँ 0 होगा। आप कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे कि डी चलो मान लेते हैं, लेट कर लो 10 हो गया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है या डिविडेंड पेड नहीं होता है या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो डी का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर हमारा था मार्केट एनालिसिस एंड रेजिडुअल थ्योरी। ये थ्योरी, दिस थ्योरी ट्रीट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज अ प्रायोरिटी इन दिस कंपैरिजन टू डिविडेंड, ठीक है। ये थ्योरी भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी मानती है ना। मतलब डिविडेंड देने के बजाय हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी देखती है ना, तो इसलिए वो चाहती है कि हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें, कहाँ इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना हम अपना अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे जिससे हमारा फर्म का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो ये थ्योरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी समझती है कंपेरिजन टू डिविडेंड। द रिटेन अर्निंग आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो रिटेन्ड अर्निंग है हमारा, जो कंपनी का सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। सबसे पहले आप देखो, किसी से भी आप मान लो कि आपको पैसे का दरकार पड़ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हो पैसे मांगने या आप रोड पे भीख मांगने लगते हो? ऐसा नहीं है ना, बाहर वालों से, दोस्तों लोगों से मांगने लगते हो, नहीं, पहले आप अपने घर वालों के पास जाते हो। अगर उससे नहीं आपका बन पाता है तो फिर ठीक है आप बाहर जाके मांगते हो। तो सबसे पहले आप अपने पास जाते हो ना, मतलब अपने घर वालों के पास। तो भाई कंपनी को अगर पैसे का दरकार है, कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो कहीं वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या देखेगा, हमारे पास शेयर होल्डिंग, हमारे पास सेविंग कितना है, हमारे पास सेविंग कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग सेविंग को यूज करते हैं, देन वो लोग बाद में लेते हैं, ठीक है। If any balance is left after all the lucrative investment, then that can be distributed as cash dividend. अगर सेविंग यूज करने के बाद मान लो इन्वेस्टमेंट हमको करना था 1 लाख का, हमारे पास सेविंग था 2 लाख का, अभी 1 लाख रुपए बचा है, तो 1 लाख को हम कैश डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Here cash dividend is regarded as passive residual. The investment in new project can be made only up to the point मार्जिनल रिटर्न ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। नया प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमको उतना ही दे दे, ठीक है, बल्कि मार्जिनल मतलब एवरेज दे दे, ठीक है, इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कंपनी डिविडेंड देगी नहीं देगी, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो आपका लीगल मतलब कि कोई अग्रीमेंट क्लॉजेस है, जैसे आईटीसी हो गया, आईटीसी धड़ाधड़ डिविडेंड देता है, मतलब अपने एम्प्लॉइज को, अपने शेयर होल्डर्स को, है ना। तो लीगल है, कोई अग्रीमेंट क्लॉजेस है। फाइनेंशियल मतलब ये है कि भाई आप अपने प्रोस्पेक्टस में या आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन में, मतलब पेपर वर्क मत दिखाओ, पेपर प्रॉफिट मत दिखाओ, ठीक है। मतलब लिख दिए कि हाँ 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, इस साल हमें 50 लाख का, 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो एंटिसिपेट करके मत लिखो। तीसरा है हमारा इकोनॉमिक कांस्टेंट। मार्केट मतलब इकोनॉमिक कांस्टेंट में क्या आएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, है ना, फर्म का मार्केट वैल्यू कितना है, ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। मतलब इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट से हम डिपेंड, हमारा आता है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर, मतलब कंपटीशन कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, वो देखना है, उसके हिसाब से हम डिविडेंड देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। फिर हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय अ कंपनी,
किस तरह का बिजनेस हमारा कंपनी कर रहा है, आटा चावल का कर रहा है या मेट्रो बनाने का कर रहा है। अगर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे का दरकार है तो वो डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन अगर आटा चावल का कंपनी है तो आटा चावल का कंपनी क्या करता है भाई, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो रोजमर्रा का काम है, डेली ऑपरेशन है उसका, तो वो डिविडेंड दे सकती है। ओके, फिर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, पापा वर्सेस सन। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, मतलब कि अभी पापा हमसे पहले आए हैं, ठीक है, तो पापा बहुत टाइम से हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो बहुत टाइम से है, हमारी जो कंपनी अभी नई स्टार्ट हुई है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो ज्यादा डिविडेंड देगी ना, कंपैरिजन टू हमारा नया कंपनी। हमारा नया कंपनी का तो खुद ही का ठिकाना नहीं है भैया, है ना, तो वो कहां से डिविडेंड देगी। ओके, फिर है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। आपका किस तरह का कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है ना, किस तरह का कंपनी, ये भी डिपेंड करता है। फिर है हमारा फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का फाइनेंशियल नीड कैसा है, मतलब जैसे अगर मान लो कि हमको घर पे मूवी देखने के लिए पैसा चाहिए, तो घर वाले इतना जल्दी नहीं देते हैं मूवी देखने के लिए, लेकिन अगर कॉलेज फीस है तो दे देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि नीड क्या है, कंपनी को जरूरत है इस चीज की, सच में हमें डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो वो देखते हैं। फिर है हमारा मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मतलब कि आपका कंपनी डिप्रेशन में है या बूम में है, अगर डिप्रेशन में है तो डिविडेंड दो, बूम में है तो डिविडेंड मत दो। फाइनेंशियल अग्रीमेंट मतलब मूवी या कॉलेज फीस और पापा का पॉकेट मनी वाला एग्जांपल सेम वही, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि अब मूवी चाहिए है तो नहीं मिलेगा, कॉलेज का फीस चाहिए तो हाँ मिलेगा, पापा पॉकेट मनी देंगे और नहीं देंगे, लेकिन अगर हमें क्या नाम है स्टेशनरी खरीदनी है तो पापा दे देंगे, तो यही है, ठीक है। उसका चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि बैंक बार बार रिफॉर्म्स ला रहा है, ठीक है, ये चीज करेंगे ये चीज नहीं करेंगे, अचानक से कर रहे हैं ये लोग, है ना, तो इससे भी आपके कंपनी को इफेक्ट, आपका डिविडेंड पॉलिसी में इंपैक्ट पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, लीगल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट, नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय अ कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, मार्केट कंडीशन, फाइनेंशियल अग्रीमेंट एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है डिविडेंड में टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। दो तरह का डिविडेंड होता है, एक होता है इक्विटी डिविडेंड, एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड को हमेशा प्रायोरिटी मिलता है इन पे आउट द डिविडेंड, ठीक है। जब हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रायोरिटी मिलता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद इक्विटी होल्डर को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में मिलता है, सबसे लास्ट में मिलता है बल्कि, ठीक है, और नहीं भी मिलता है, ये भी होता है कभी कभी। दूसरा हमारा बेस्ड ऑन टाइम, देखो इंटरिम डिविडेंड भी होता है और रेगुलर डिविडेंड भी होता है। इंटरिम डिविडेंड मतलब कि हम लोग सेमी एनुअली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, या कभी कभी दे रहे हैं कभी कभी नहीं दे रहे हैं, ये इंटरिम डिविडेंड होता है। रेगुलर डिविडेंड होता है मतलब हम लोग कंटिन्यूअसली 4 साल 5 साल 6 साल से दे ही रहे हैं, मतलब एक भी दिन स्किप नहीं किया, एक भी साल स्किप नहीं किया, ये होता है रेगुलर डिविडेंड। फिर हमारा मोड्स ऑफ पेमेंट, हम पेमेंट किस तरीके से करते हैं, कैश डिविडेंड हमने उनको कैश में दे दिया, या फिर स्टॉक डिविडेंड हमने उनको शेयर दे दिया, एज अ डिविडेंड हमने उनको शेयर दे दिया, या स्क्रिप या बॉन्ड डिविडेंड, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू दे दिया, या फिर प्रॉपर्टी डिविडेंड हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हिसाब से उनको प्रॉपर्टी दे दिया, प्रॉपर्टी में कुछ पार्ट्स दे दिया, हिस्सा दे दिया, या कंपोजिट डिविडेंड या ऑप्शनल डिविडेंड या फिर स्पेशल डिविडेंड, ठीक है। सो ये था हमारा डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर का पूरा थ्योरी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर करूं, आपकी क्वेरी सॉल्व करूं, ठीक है। प्लीज डू लेट मी नो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सो डू लेट मी नो, ओके। सो थैंक यू, थैंक्स।